Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज दिन है रविवार और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2331-4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में है म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम धीरेन्द्र। थैंक यू राजेश। पहले हेडलाइंस राजेश से। Government trusts the taxpayers and is working as a facilitator, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. And foreign investors pump in over 12,000 crore rupees into the Indian capital markets in the first week of February. वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा, सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है और बजट के बाद की तेजी में विदेशी निवेशकों ने फरवरी के पहले सप्ताह में भारत के शेयर बाजार में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि सरकार करदाताओं पर विश्वास करती है, इसलिए एक समन्वयक की तरह काम कर रही है। मुंबई में उद्योगपतियों को केंद्रीय बजट 2021 पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह करदाता के हर रुपए की कद्र करती है और एक एक पैसा उचित ढंग से खर्च होना चाहिए ताकि संपत्ति का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड उपकर के माध्यम से आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालकर अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। कोविड उपकर के बारे में मीडिया के अनुमानों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वह झूठी खबरें थी। वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, लेकिन भारत ने टिके रहने का रास्ता ढूंढ लिया है। इसके लिए उन्होंने भारत के नागरिकों को श्रेय दिया। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक अरसे तक विनियमनों और लाइसेंस राज के कारण भारतीय उद्यमी अपनी पूरी शक्ति नहीं दिखा पाए। भारतीय उद्योगों और उद्यमियों ने लाइसेंस कोटा राज में खुद को किसी तरह कायम रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि 1991 में उदारीकरण के बाद जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। We have our first caller online with us from Chennai. Kashinath, we welcome you, Kashinath. Please ask your question. Sir, good evening, Market Mantra team. Good evening. Please ask your question. सर, धीरेन्द्र जी से मेरा ये सवाल है जी कि मेरा सर 4 फंड है मेरा पोर्टफोलियो में, एक मल्टी कैप, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। हर फंड में 1,000 रुपया महीना जाता है, मतलब 4,000 रुपीज पर मंथ। मैं 1,000 फिर ऐड करना चाहता हूँ, मतलब 5,000 करना चाहता हूँ। तो ये 1,000 में एक फ्लेक्सी कैप नया फंड निकला है, उसी में मेरा पोर्टफोलियो में ऐड करूँ या 250 स्टार फंड में बांट के लगा दूं? क्या बेहतर होगा, आपके राय क्या है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। धन्यवाद जी। हेलो धीरेन्द्र जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बताएं धीरेन्द्र। ये जो आप मेरा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली जो पुराने वाले मल्टी कैप थे वही अब बदल के अब फ्लेक्सी कैप हो रहा है, क्योंकि सेबी का एक नियम आया था जिसमें कि मल्टी कैप को डिफाइन किया गया था कि इतना स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में लगाना है। तो जो फंड उससे
कंप्लाई नहीं कर पाए वो अपने आप को फ्लेक्सी कैप में, तो फ्लेक्सी कैप जो है वो पुराने मल्टी कैप फंड है जो फ्लेक्सी कैप में बदल के आ रहे हैं। और मेरी सलाह की 4 फंड काफी है, देखिए कि अच्छे फंड हो और मल्टी कैप फंड, वो उसी फ्लेक्सी कैप फंड में जो आपका मल्टी कैप है वो फ्लेक्सी कैप हो चुका होगा और उसी में अगला 1000 भी लगा। ओके, वी हैव आवर अगले कॉलर हैं जी, दिल्ली से शैलेश हमारे साथ हैं। शैलेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। सर, ये जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस चल रहा है, जब पैसे देने की बात आ गई जी, तो अब हमें जो 9,000 करोड़ तो बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, लेकिन फंड का जो टोटल एक्यूमुलेशन था तो करीब 23,000 करोड़ था, तो बैलेंस इज ए लॉस और बाद में आ सकता है? नहीं, ये बिल्कुल भी लॉस नहीं है। ये तो अभी इतना पैसा फंड के पास बिना कोई एक्शन लिए हुए इतना पैसा वापस आ गया। बाकी पैसा जो है तो एक तरह से एक फंड में आपको 50% मिलेगा, दूसरे पर्सन में अगर आपका शॉर्ट टर्म डेट फंड में, शॉर्ट टर्म फंड में लगा हुआ है तो वहां पे 63 पैसा, 2/3 पैसा आपका मिल जाएगा। अलग अलग फंड में अलग अलग पैसा वापस आ रहा है और ये वो पैसा है जो इस फंड में बिना कुछ कार्रवाई किए हुए उनके पास प्रीपेमेंट या रिडेम्पशन, जो उनके पास इंटरेस्ट या प्रीपेमेंट की वजह से वो पैसा आ गया। बाकी जो फंड है, बाकी जो आपका सिक्योरिटीज है वहां पे बिल्कुल पड़ा हुआ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद, जो कि कुछ दिनों में मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब ये लिमिटेड जजमेंट आया है पिछले सप्ताह, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि ये धीरे धीरे करके हर महीने आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा अगर ऐसा डिसीजन आता है। और ये पैसा बिल्कुल नहीं डूबा है और अभी तक सैम फ्रैंकलिन ने हमें बताया है कि अभी तक अधिकतर पैसा जो आया है वो एक कैटेगरी का सब्सटैंशियल पैसा उठ पाता है, जिसके बारे में लोग सोच रहे थे कि ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वो सब रिस्की साबित नहीं हुआ है। अभी तक फ्रैंकलिन के हिसाब से अभी तक जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर है उसमें एक भी पैसा डूबा नहीं है, एक भी बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ खराब नहीं हुआ है, केवल उसका अभी उसका टर्म खत्म नहीं हुआ है। ये एक तरह से समझिए कि एक डिपॉजिट है या जैसे डिपॉजिट का एक टर्म होता है तो बॉन्ड का ये टर्म है और उसके बाद आप इतने बॉन्ड, क्योंकि ये जो पैसा आ चुका है ये मैच्योर कर चुके हैं और बाकी बचा हुआ और वहां पे किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट या हादसा नहीं हुआ है। ये पैसा आपका है। रोज फ्रैंकलिन अपने फंड का एनएवी कैलकुलेट कर रहा है और समय के साथ जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे और ये देखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट क्या होता है, उसके शायद, क्योंकि फ्रैंकलिन अभी तक बेचने को भी उसके पास उसका राइट खत्म हो गया था। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर उसको बेचने की आजादी होती है तो मुझे लगता है कि पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा। आपका पैसा डूबा नहीं। From Bangalore, we are joined in by Gaurav. We welcome you, Gaurav. Yeah, hi. Thank you to the Market Mantra team. I have a question for Mr. Dhirendra Kumar. Sure. I have 3 SIPs, Mirae Asset Large Cap, SBI Focused Equity, and Axis Blue Chip. I'd like to start one more SIP, and my question is that I'd ideally like to do it either in a corporate bond or a government security, something on the debt side. Can Mr. Dhirendra Kumar recommend any option, please? Thank you very much. Oh, they have nothing to do with, the kind of fund which you are looking forward to. Has nothing to do with the kind of fund that you are already invested in. These are all your existing 3 funds are large cap funds and very well managed funds with good track record. And I would say that if you are a long-term investor in fixed income, maybe just consider the low-cost 10-year GOI Government of India bond fund and just have the courage, just have the strength to withstand, because there are times when these funds will actually do poorly. There are times when these funds will do very well, as they did in the recent times. Last 1 year, 1.5 year returns on these funds are very high, but they turn out to be the safest one if you stick around for the full market cycle. So consider, you have to take such options. Consider them. अगले कॉलर हैं हमारे नियमित श्रोता आरएस दहिया दिल्ली से। अपने रेडियो सेट की आवाज कम कर दें दहिया साहब जी। स्वागत है आपका, सवाल पूछें जी। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। धीरेन्द्र जी से सर मेरा क्वेश्चन है कि फॉर अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 7 years, is it better to invest in an index fund or a multi-cap fund? Which is the better strategy? Very difficult, but in my opinion, I think a multi-cap or a flexi-cap fund will look more promising. Though in recent times, 1.5 or 2 years, they haven't done very well. Index funds have done better than them.
But I still feel that, in the Indian market, the promise of mid-cap, small-cap and having a simple portfolio reflected and active management is still strong. But, the market, complexion is changing. There is a lot of money flowing into index fund, and that itself is creating a self-fulfilling prophecy. So my sense is that, multi-cap holds greater promise, but index funds are also making a reasonable case for themselves, as they have done in the recent times. 7 years time frame, I hope that, active funds hold ground. Mohan from Mumbai joins us now. Mohan, we welcome you. Mohan, can you hear us? Yes. Please go ahead and ask your question. गुड इवनिंग धीरेन्द्र जी, मैं मेहुल संघवी बोल रहा हूँ मुंबई से. अच्छा, मेहुल जी. We apologize for taking your name not in a correct manner. Please, Mehul ji, carry on. धीरेन्द्र जी, म्यूचुअल फंड काफी कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी एक सेक्टर है जिसमें वो इन्वेस्ट करती है. सर, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक कोई डीलिस्ट हो जाता है या मार्केट से बाहर चला जाता है, तो म्यूचुअल फंड पे उसका कितना इफेक्ट हो जाता है, उसके एनएवी पे कितना इफेक्ट होगा? और सर, ऐसा चांस है कि पब्लिक सेक्टर बैंक डीलिस्ट हो जाए और उसमें इन्वेस्टर्स को कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा? क्योंकि हाल ही में एक पब्लिक सेक्टर बैंक डीलिस्ट हुआ है और उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा चला गया है, तो ये इसका जरा ब्रीफिंग करोगे? पब्लिक सेक्टर बैंक इसका शेयर डिलिस्ट हुआ है? नो, ही इज आस्किंग, क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा होने की उम्मीद नहीं है. और उसके अलावा आप किसी फंड को अगर ये पैसा दे रहे हैं, जो कि मतलब एक फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये फंड मैनेजर की जिम्मेवारी है कि उसके डीलिस्ट होने के पहले इन्वेस्टर्स को बताया जाता है कि आप कोई ओपन ऑफर दिया गया है. डीलिस्ट के पहले आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए अनिवार्य है कंपनी के लिए फैसिलिटेट करना, या नए बायर के लिए अगर कोई आदमी एक्वायर कर रहे हैं फंड को. उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक में हाल फिलहाल जो मर्जर्स हुए हैं, उसकी वजह से आपको किसी बैंक का आपके पास शेयर था और आपके पास भविष्य, और मर्जर की वजह से आपके पास किसी और का शेयर हो गया है. उसमें फंड मैनेजर को के पास विकल्प होता है कि वो या तो अपना शेयर होल्ड करे या वो अपना टेंडर कर दे किसी खास दाम पे बाईबैक के जरिए, या कोई ना कोई लिक्विडिटी ऑप्शन उनके लिए उपलब्ध कराया जाता है. तो ऐसे होने की संभावना बहुत कम है कि कुछ पता नहीं चला और अचानक कंपनी डीलिस्ट हो गई या कंपनी फेज आउट हो गई या ट्रेड करना बंद कर दिया. किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है या ना से बराबर लगती है. जी, मध्य प्रदेश में बीना से हमारे साथ हैं किशोर. स्वागत है आपका, सवाल पूछें. सर, ये टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर सवाल है, ये 10% को लेके, ये क्या सभी को है या 5 लाख तक जिनकी इनकम है उन्हीं को है? ये 10% 1 लाख फ्री जो होता है ना, 1 लाख फ्री इक्विटी पे मिलेगा. और दूसरा सवाल है सर, क्या सरकार के पास कोई मैकेनिज्म है जो ये ओवर हीटिंग पे ब्रेक लगा दे और ये पार्टी है हमारी चल रही है म्यूचुअल फंड और इक्विटी फंड तो बंद हो जाए? इसका कोई है? तो सरकार कुछ कर सकती है? हम लोग इक्विटी में इन्वॉल्व हैं, फंड में. पहला सवाल कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग सबके, हाँ, ये सबके लिए उपलब्ध है. सालाना 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन टैक्स अगर आपके पास होता है तो वो आपके लिए शेड है, आपको टैक्स नहीं देना होता है. तो ये केवल 5 लाख वाले टैक्स पेयर के लिए नहीं है. तो आप ये चाहें तो 1 लाख रुपए का, लेकिन ये 1 लाख रुपए का टैक्स सेविंग या जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका फायदा लेने के लिए देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा निवेश है जिसको आप बेचेंगे, जिसपे आपको 1 लाख रुपए का मुनाफा होगा, जिसको आप फिर दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे. तो शायद इस साल लोगों को मौका मिला है, क्योंकि जब से ये कैपिटल गेन्स टैक्स पे कैपिटल गेन्स जब से हमारे इक्विटी फंड पे या इक्विटी पे कैपिटल गेन्स लगा था, कैपिटल गेन्स टैक्स, तब से लोगों के पास कैपिटल गेन्स हुआ ही नहीं था कि ये टैक्स देने की क्या नौबत है. अब हुआ है 3 साल के बाद, तो इसका जरूर फायदा लेना चाहिए और 5 लाख से ज्यादा वाले निवेशक भी ये ले सकते हैं. आपका दूसरा सवाल कि क्या सरकार कुछ छेड़खानी कर सकती है जिससे कि इक्विटी में जो पार्टी चल रहा है उसको वो पंक्चर हो जाए? नहीं, सरकार के लिए भी ये फायदेमंद नहीं है और सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी. लेकिन अगर बाजार में अपना इनबिल्ट मैकेनिज्म है, अगर लोगों को, बहुत सारे लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि चीजों का दाम बढ़ रहा है, अचानक लोगों को ख्याल आएगा कि चीजों का दाम इतना बढ़ गया है कि वो बड़ा अजीब तरीके का महंगा लग रहा है, वो जस्टिफाइबल तरीके से महंगा नहीं है,
तो अचानक लोग पैसा निकालेंगे और इसी वजह से बाजार में हम सिक्लिकलिटी देखते हैं, ये उतार चढ़ाव हम देखते हैं, लोगों का मन बदलता है नंबर के हिसाब से। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा बाजार को ये है कि अगले 2-3 क्वार्टर में अगर कंपनियों का अर्निंग्स नहीं बढ़ता है तो बाजार में जरूर गिरावट आएगी, क्योंकि अभी हम उम्मीद पे चल रहे हैं कि ये जो बाजार में जो कंपनियों के अर्निंग्स में जो डेंट हुआ है वो टेम्पररी है। अगर वो लगता है कि वो लिंगर करेगा तो बाजार में गिरावट आ सकती है। और अभी बाजार में बड़ा उत्साह है, लोग पैसा लगा रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी लगा रहे हैं, विदेशी इन्वेस्टर्स भी लगा रहे हैं, और किसी भी तरह का भारी गिरावट और सरकार के इंटरवेंशन करने का अब स्कोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब सरकारी इंस्टीट्यूशन बड़ी कम है, बल्कि एक तरह से सरकार इसमें बेनिफिशियरी है। जब बाजार बढ़ता है सरकार को फायदा होता है 2-3 तरीके से। एक तो कि आप कैपिटल गेन्स टैक्स देंगे, दूसरा बाजार बढ़ने से लोग सरकार इसका क्रेडिट ले पाती है कि बाजार में बड़ा उत्साह है, इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। तीसरा कि सरकार को पब्लिक सेक्टर के शेयर्स बेचने में बढ़ता हुआ बाजार या चढ़ा हुआ बाजार उसमें बड़ा मददगार साबित होता है। सरकार को बहुत सारे पैसे की जरूरत है अपने डेफिसिट को कम करने के लिए, और वो तभी संभव है जब बाजार में सरकार, और उसका सीधा तरीका है कि सरकार का बहुत सारा एसेट्स है जिसको सालों से बेचने को तैयार है, और बेहतर दाम तभी मिलेगा जब बाजार चढ़ा होगा, जो कि अभी है और ये अब चढ़ता जा रहा है। और सरकार इसके बारे में बहुत ही अब टैक्टिकल हो गई है, बहुत केयरफुली प्लान कर रही है कि पब्लिक सेक्टर के वैल्यू को किस एक्शन से क्या क्या करे जिससे कि पब्लिक सेक्टर का वैल्यू इरोड नहीं हो, उनको कैसे मेथोडिकली बेचा जा सके। कुछ कंपनियों के बारे में तो अब बजट में अनाउंस हो चुका है कि उन कंपनियों को लॉक स्टॉक बैरल बेचा जाएगा और उससे पैसा रिलाइज किया जाएगा, जो कि हमारे बजट के बहुत सारे फायदेमंद चीजों को या बहुत सारे पॉलिसीज को सपोर्ट करने में मददगार होगा। जी। From Noida, we are joined in by Suresh. We welcome you, Suresh, and thank you for your patience. सर, मार्केट मंत्र टीम को मेरा नमस्कार जी। सर, मेरा धीरेन्द्र जी से एक प्रश्न है। तो मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मैंने कुछ इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। तो अभी बजट से पहले जब मार्केट गिर रही थी तो मैंने कुछ पैसा डेट फंड में स्विच कर लिया, एंड आई मिस दिस मार्केट रैली जो आफ्टर बजट जो रैली हुआ था। जी। तो मेरा धीरेन्द्र जी से प्रश्न है, क्या मुझे उसको अभी फिर से इक्विटी फंड में स्विच कर देना चाहिए या अभी कुछ वेट करना चाहिए मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बाजार चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, अभी तुरंत नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। और आप बिल्कुल बारीकी से जानना चाहते हैं तो मुझे सचमुच बिल्कुल जानकारी नहीं, और ना ही किसी को होगी। किसी से ये सवाल मत पूछिएगा। जी। दिल्ली से अगले श्रोता हैं साहिल, जो अपना सवाल पूछा चाहते हैं। साहिल, स्वागत है, आपका सवाल पूछें। सर धीरेन्द्र, नमस्कार, मेरा नाम साहिल सक्सेना है जी। मेरा क्वेश्चन था वैल्यू फंड के बारे में। जी बताएं। बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड और दूसरे जो वैल्यू फंड है, मार्केट की ग्रोथ होने के बावजूद इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, रादर अभी भी माइनस में चल रहे हैं। इसका रीजन क्या है? Dhiren. Okay, I think we've lost touch with Dhiren. We'll take up the other headline story. In a post-budget rally, foreign investors pumped in over 12,000 crore rupees in the Indian capital markets in the first week of February amid positive global market cues. As per the depository's data, overseas investors infused 10,793 crore rupees into equities and 1,473 crore rupees in the debt segment between February 1 and February 5 period. In January, foreign portfolio investors or FPIs invested a net sum of 14,649 crore rupees in the Indian markets. In December, overseas investors had invested a massive 68,558 crore rupees. Prior to that, FPIs invested 62,951 crore rupees in November and 22,033 crore rupees in October. पहले हम एक
पहले वाला सवाल ले लेते हैं। साहिल पूछ रहे थे कि जो वैल्यू फंड्स हैं उनमें कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, जबकि बाजार काफी तेज है और बाकी फंड्स में काफी अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। वैल्यू फंड में बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वहां पे मोमेंटम शुरू हो गया है और बाजार का रुख बदला है। उस तरह की कंपनियां जो कि सस्ती थी, जो वैल्यू फंड आमतौर पर खरीदते हैं, वहां पे बहुत भारी बदलाव देखा गया है, और खासकर पिछले 8-10 दिन में। तो जैसा मैं कह रहा था कि लोग का जब ढाढ़स मतलब जब आपका भरोसा टूट जाता है, लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, तब चीजें बढ़ने लगती हैं। वैल्यू फंड की भी स्थिति अभी वही है। आपने देखा होगा कि लोगों ने देखा होगा कि जो फंड कुछ दिनों से नहीं बढ़ रहे थे, वो अभी बहुत रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और वो ग्रोथ फंड जो कि पहले बढ़ रहे थे या बढ़े हैं, वहां उस तरह का रफ्तार नहीं देखा गया पिछले 10 दिनों में। जी, मुंबई से अनूप हमारे साथ हैं। अनूप, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्ते, मैं अनूप जानी मुंबई से। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि जब म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर एक साथ बल्क में सेल करना शुरू करते हैं तो कुछ सर्किट लग जाती है, कोलोकियल टर्मिनोलॉजी है, वो क्या होती है, उसके बारे में मुझे जानना था। बाजार को किसी को अनस्टेबल तरीके के मूवमेंट से बचाने के लिए बाजार में नियम है कि अगर इंडेक्स में कुछ खास तरीके का मूवमेंट, और ये ऊपर या नीचे दोनों होता है, खासकर जब फंड मैनेजर बेचते हैं तभी नहीं, अगर बाजार अचानक 10% इंडेक्स पे बढ़े तब भी बाजार में उसमें, और ये सर्किट का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि बाजार में बड़ा अनयूजुअल डायरेक्शन, अनयूजुअल मूवमेंट अगर हो तो बाजार अनस्टेबल हो सकता है। उससे बचाने के लिए ये इसका प्रावधान है। तो उसके लिए 2-3 नियम है। एक तो कि इंडेक्स में कितनी बढ़ोतरी या गिरावट होगी तब बाजार में ट्रेडिंग बंद कर दिया जाएगा। किसी खास तरीके के शेयर में कितनी बढ़ोतरी या गिरावट होगी तब ट्रेडिंग बंद कर दिया जाएगा उस शेयर में। और दूसरे शेयर में, मतलब ये मैं पहले फॉरवर्ड के शेयर होते थे, या फिर अब ये नियम अलग अलग है। इंडेक्स के बारे में नियम अलग है। वो शेयर जिन पे की डेरिवेटिव बने हुए हैं, F&O के पार्ट हैं, उनके लिए नियम अलग है। दूसरे शेयर्स में जो वृद्धि या गिरावट है उनके लिए नियम अलग है। वो शेयर जो IPO में आप अप्लाई करते हैं उन पे पहले दिन ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि उनके दाम के बारे में किसी को पता नहीं होता है कि क्या उचित दाम है। तो इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि कोई ऐसा शेयर जो कि IPO जिसका आया हो और उसका अगर भारी डिमांड हो तो हम अक्सर देखा करते हैं कि वो पहले दिन शायद दुगना हो जाता है और तब भी कोई रुकावट नहीं, कोई उसमें सर्किट नहीं लगता है। From Jalgaon, we are joined in by Avinash. We welcome you, Avinash. ओके, मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने ओपन मार्केट से राइट इश्यू के शेयर लिए थे जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, उसके बाद वो कुछ दिन में डेबिट हो गए और पूरा पैसा मेरा लैप्स हो गया। तो क्या वो फिर से मिल सकता है? नहीं, राइट्स इश्यू तो एक्सपायर होते हैं, और जब आपने राइट्स इश्यू का एंटाइटलमेंट लिया था उसके बाद अगर आपने राइट्स के लिए नहीं अप्लाई किया तो आपका एंटाइटलमेंट खत्म हो गया। लेकिन आप कंपनी से रिक्वेस्ट कीजिए अगर कोई टेक्निकलिटी की वजह से ऐसा है, क्योंकि राइट्स इश्यू क्या है कि किसी कंपनी के शेयर को होल्ड करने की वजह से आपको ये प्रिविलेज दिया जाता है। कंपनी चाहती है कि जो पुराने शेयर होल्डर थे उनसे ही वो पैसा ले, और आपने वो एंटाइटलमेंट किसी और शेयर होल्डर का था जो कि आपने खरीदा था, और उसका एक एक्सपायरी डेट होता है कि इतने तारीख तक आप अपना पूरा पैसा दे दीजिए, तब आपके राइट्स इश्यू के आप मालिक हो जाएंगे, जो राइट्स इश्यू नया कंपनी इश्यू करेगी। अगर आपका ये एक्सपायर हो गया तो कंपनी से एक बार रिक्वेस्ट कर लीजिए, पर मुझे नहीं लगता है कि अगर समय रहते आपने अगर निवेश नहीं किया है राइट्स में तो आपको शायद न मिल पाए। There are a number of investment options that get you tax-saving benefits. How is ELSS scores over other tax-saving avenues? ELSS is pretty straightforward. They're the only tax-saving investment. In fact, first is the tax-saving entitlement. One is that, you can invest anybody's entitlement is 1.5 lakh rupees. Okay. Only an investment of 1.5 lakh rupees investment will be deducted from your income. So if you earn 15 lakh rupees, if you invest 1.5 lakh rupees in a tax-saving avenue, your income becomes 13.5 lakh rupees from taxability point of view. Then comes, you have different options. Most people tax-saving avenue, entitlement gets filled by, the provident fund deduction or insurance that they would have bought or some other thing. So ELSS is the only thing. Every other thing is either an expense or a fixed income avenue.
But this is the only avenue, this is the only tax-saving vehicle which gets you, which is fully invested in equity only, all equity investment avenue. So, everything else comes with a longer, lock-in. This comes with a 3-year lock-in period. Okay. And the taxability of this is is now that all the gains will be taxed at 10%. So lock-in of 3 years, and I think, if somebody is looking at investing in ELSS and keeps doing it for 5-7 years, I think one runs the possibility of generating the highest possible return. Of course, it calls for, the discipline and keeping your head down in difficult times sometimes. Then a very pertinent question that is, or that could be, or is on the minds of the people, and this is regarding booking profits. Market has been doing pretty well. Can we, at this point of time, generally people feel one should not time the market, and you also have propagated this quite many times, that one should not time the market. But people are generally saying this is a good time. The markets have really gone up. So timing the market should be easy and a good strategy. How do you counter that? No, I agree. The market has gone up and has been able to sustain despite all expectation that people are getting. I get a lot of these. I get plenty of questions. Quite understandable. Market going up relentlessly despite the hiccups. But I would say, as I was answering in the context of, the earlier question, don't generally sell if you don't need the money. That should be the primary reason. The second reason should be, if your investment turns bad, if it is not, doing as well as you expected it to be, or for the reason you invested in that, take your money out, move your money out. But I think, taking your money out, the next challenge is what do you do with that money? And should you keep it in the locker? Should you put it in the bank? Or, people generally ask, what do I do with the money which I have redeemed? I think, the only way to deal with it is, yes, one should take some profit. The methodical way of doing it is, set your asset allocation. You never had a plan. You have made some money. Make sure that, a certain part of your money is in fixed income. And it is always so. Decide whether it will be 20%, 30%, 40%, 50%, whatever. And having that fixed income allocation will provide stability to your overall portfolio. And do periodic profit booking whenever the market goes up like this. And when the market goes down, you're 50% into equity, assuming that you have done 50-50 allocation to equity and debt. If market goes down, then your 50% into equity will get reduced, 40%, 35%. Move your money from fixed income to equity at that point. So booking profit and investing at a lower point should be an investor's objective, which should be, achieved with in a more principled manner, rather than just on the, just because you think that you should take your money out. It may be wrong, it may be improper, or, you just might lose perspective. And that number could be very different for different investors. Profit or loss for investors depend on when he came. जी, धीरेन्द्र, जैसा आपने बताया कि अभी पैसा तभी निकालिए जब आपको ज़रूरत हो, लेकिन ये सच है कि कई लोगों ने, जब ये बाजार 50,000 के आसपास पहुंचा हुआ था सेंसेक्स, तो कई लोगों ने पैसे निकाले हैं, और कई लोगों से जानने को मिला कि पैसे काफी मात्रा में निकाले गए। क्या अब उन्हें इंतजार करना चाहिए अगली गिरावट का, या फिर अपनी गलती स्वीकार करते हुए फिर से धीरे धीरे उन्हें डालना चाहिए? एक छोटा सा जवाब। जरूरत नहीं है तो मुझे लगता है कि इस पैसे को धीरे धीरे, अगर ये कई सालों तक जरूरत नहीं है तो इसको नए निवेश की तरह देख करके और एवरेज करते चलिए, कम समय में मत लगाइए। अगर आपको बाजार का लेवल अभी भी डर लगता है तो आप एवरेज कर पाएंगे। 10-11 महीने 12 महीने में आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, 18 महीने में कर दीजिए, लेकिन इक्विटी का लंबे समय का पैसा इक्विटी में जरूर लगाएं। जी ठीक है धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close the headlines once again, government trusts the taxpayers and is working as a facilitator, says Finance Minister Nirmala Sitharaman. And foreign investors pump in over 12,000 crore rupees into the Indian capital markets in the first week of February. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.